जी आज हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। इस क्लास में हम कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं डिस्कस करने जा रहे इकोनॉमिक्स का, लेकिन कुछ ऐसे प्लानिंग मैटर्स हमने डिस्कस करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी हैं जो थ्रू आउट द सेशन हमारे काम आएंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन इसमें सब्जेक्ट के हवाले से होगा, कुछ टीचर के हवाले से, कुछ हम प्लानिंग शेयर करेंगे कैसे हमने इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलना है, लेक्चर किस तरह प्लान होगा। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में, और उसके बाद जिस फर्म से मैंने सीए क्वालिफाई किया है फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसी फर्म में कुछ अर्सा मैंने एज मैनेजरियल लेवल पे जॉब की। फिर 2009 में शिफ्ट हो गया मैं फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में। 2009 से आज तक 10 साल से तकरीबन कुछ ज़्यादा अर्सा हो गया है मैं फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही अटैच हूँ। इसमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, इसके अलावा और सब्जेक्ट्स लॉ और ऑडिट, ये सब्जेक्ट भी मैं टीच करता हूँ। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। अहम चीज़ जो आपके लिए जानना है वो ये कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ाना चाहिए ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मली एक ऐसा सब्जेक्ट समझा जाता है जो क्रिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, सीए में नॉन कोर सब्जेक्ट समझा जाता है। और किसी हद तक ये बात है भी ठीक, क्योंकि आपने चार्टर्ड इकोनॉमिस्ट तो नहीं बनना, आपने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन जब तक सीए के सारे सब्जेक्ट पास नहीं करेंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अगर फर्ज कीजिए बाकी सारे सब्जेक्ट पास कर लिए, एक बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पास नहीं कर सके, तो फिर भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सारे सब्जेक्ट पास करना ज़रूरी है। तो चाहे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिक्स जो है उसका इतना ज़्यादा अमल दखल ना हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए इसको पास करना ज़रूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तो ये चीज़ तो अपने जहन से निकाल दीजिए कि ये एक नॉन कोर सब्जेक्ट है, ये एक कोर सब्जेक्ट इसको समझिए, क्योंकि इसको पास किए बगैर क्वालिफाई नहीं कर सकते आप। और दूसरा, अगर आप कंपेयर करें रिजल्ट्स की बेस पर, देखिए बजाय ये कि हम किसी सब्जेक्ट को उसकी नेचर के हिसाब से, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से हम वैल्यूएट करें कि ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छा है या ये सब्जेक्ट जो है बस इसको जो है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना काफ़ी है, हम रिजल्ट्स की बेस पे, फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे बात करते हैं। अगर आप पिछली कुछ अटैम्प्ट्स के रिजल्ट्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं, और ये रिजल्ट्स वो हैं जो ICAP की वेबसाइट से लिए गए हैं। ICAP हर अटैम्प्ट के बाद रिजल्ट्स को अपलोड करता है कि किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और उसमें से कितने पास हुए। अगर आप कंपेयर करें इंट्रोडक्शन और टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का, ये मैं इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रखा होता है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं इस अटैम्प्ट में पेपर देना उन्होंने? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। तो अगर आप पासिंग परसेंटेज देखें तो ये हमें बता रहा है कि हम तकरीबन हर दफ़ा अकाउंटिंग का रिजल्ट जो है वो बेहतर रहा है इकोनॉमिक्स से रिजल्ट की निस्बत। इकोनॉमिक्स का रिजल्ट कम है अकाउंटिंग के रिजल्ट की निस्बत। ये एक थोड़ी अजीब सी बात है, इसलिए कि नॉर्मली अकाउंटिंग को मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है और अहम सब्जेक्ट समझा जाता है, और इकोनॉमिक्स जो है वो इसको इजी सब्जेक्ट समझा जाता है। लेकिन रिजल्ट हमें ये नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ICAP का इकोनॉमिक्स का पेपर पास करने के लिए भी हमें तकरीबन कम से कम उतनी ही मेहनत करना पड़ेगी जितनी मेहनत अकाउंटिंग का पेपर पास करने के लिए करना पड़ रहा है। अब ये इस कम रिजल्ट की रीज़न क्या है इकोनॉमिक्स की कम रिजल्ट के? देखिए, इसकी एक रीज़न तो ये है कि स्टूडेंट इसकी तरफ तवज्जो कम देते हैं। वो समझ रहे अच्छा अकाउंटिंग भी है इकोनॉमिक्स में। देखिए, जब मैं भी स्टूडेंट था ना, तो मुझे भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छे लगते थे दूसरे सब्जेक्ट की निस्बत, और मैं अकाउंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करता था। बाकी सब्जेक्ट से उसका रट्टा वगैरह लगा लिया, ठीक है। और शायद यही रीज़न है कि मैं
जब कैफ लेवल पे था मैं काउंटिंग के किसी पेपर में फेल नहीं हुआ, लेकिन थ्योरी के पेपर 2-3 पेपर हैं जिनमें मैं फेल हुआ। ठीक है, तो हमारा एक तो जो प्रायोरिटी होती है ना वो बाय डिफॉल्ट सेट हो चुकी होती है कि काउंटिंग के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है, जो कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इकोनॉमिक्स जो है इसको काउंटिंग से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, ये नहीं कह रहा, लेकिन हर सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है पास होने के लिए। उस सब्जेक्ट को समझे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझे, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयारी कीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग अगर आप डेली फर्ज कीजिए आप 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए, मैं उससे नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा डेली इकोनॉमिक्स पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप डेली 1.5 घंटा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए पास होना मुश्किल है। तो एक रीज़न ये जो पुअर रिजल्ट है इकोनॉमिक्स में हमारा, इसकी एक रीज़न क्या है, स्टूडेंट का फोकस जो है वो इस तरफ है, इस तरफ फोकस कम होता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा इकोनॉमिक्स को भी तवज्जो देनी है, इसमें भी हमने पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, और कम से कम 1.5 घंटा जो है डेली पढ़ना। और भी कुछ रीज़न मैं साथ साथ में शेयर करता रहूँगा। तो ये थोड़ा सब्जेक्ट की नेचर के हवाले से और रिजल्ट के हवाले से मैंने आपको बताया था। अब ये चीज़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मली हमारे प्रोफेशन में जो प्रैक्टिस है वो ये कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एमए इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में के सब्जेक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के नॉलेज का और एमए इकोनॉमिक्स जिस बंदे ने किया उसके नॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है। एमए इकोनॉमिक्स जिसने किया है उसका इकोनॉमिक्स में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में नॉलेज उनका ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में, जब मैंने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस में की, मैंने 100 चीज़ें सीखी, लेकिन टीचिंग लाइन में आके उन 100 में से सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। मुझे बताइए, क्या मेरे स्टूडेंट को इस चीज़ का कोई फ़ायदा है कि जो मैंने बाकी 98 चीज़ें सीखी हैं वो क्या थी? उनको, मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अगर जब मैं आर्टिकल कर रहा था और मुझे पता होता कि मैंने आगे टीचिंग में जाना है, मैं शायद बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता। तो असल चीज़ जो टीचिंग में मैं कहा करता हूँ, जो असल गेम है वो ये नहीं है कि मुझे कितनी चीज़ें आती हैं, मुझे चाहे 1000 चीज़ें आनी हो, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा टीचर हूँ कि नहीं हूँ, ये डिपेंड करेगा आईकैप के सिलेबस पे, कि उस सिलेबस में कितनी चीज़ें हैं वो मुझे अच्छे तरीके से आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, और असल चीज़ जो है वो टीचिंग में नॉलेज कम और कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए पहली चीज़ मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेहतर होते हैं और एमए इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो बेहतर, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर रहा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो अलहदा क्वालिफिकेशन है, उसकी अलहदा इंपॉर्टेंस है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली हमारे प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते, जो मेरे ओपिनियन में गलत है। मेरे ख्याल में सीए का हर सब्जेक्ट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो मैथ स्टैट क्यों ना हो। रीज़न क्या है इसकी, ये सुन लीजिए। देखिए, इकोनॉमिक्स आप सीए में पढ़ रहे हैं, प्रोबेबली आपने शायद इससे पहले इकोनॉमिक्स अगर एफए बीए वगैरह बीएससी या कोई दूसरे सब्जेक्ट आईकॉम बीकॉम वगैरह किया, उसमें भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, लेकिन दोनों के सिलेबस चाहे सेम है, लॉस चाहे सेम है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की टेस्टिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो हमारी नॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है, 15 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहते हैं जी ये 8 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन है, इसमें कोई से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जब कोई टॉपिक 15 मार्क्स का वो पूछ रहा है, आपको उसके बारे में जो कुछ आता है वो सारा कुछ लिख दें। अगर कोई चीज़ नहीं भी आती तो दूसरी चीज़ ज़्यादा लिख दीजिए, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में तो ऐसे होता है, हमारा सीए की फील्ड में ऐसे नहीं होता। इसमें आईकैप क्या करता है, अगर कोई थ्योरी है फॉर एग्जांपल जो कि दूसरी एग्जामिनेशन बॉडी में 20 मार्क्स की पूछी जाती है, हमारा एग्जामिनर क्या, हमारा एग्जामिनर याद रखें वो एग्जामिनर वो एकेडमिक वाले जो हमारा फॉर एग्जांपल ये पंजाब यूनिवर्सिटी या लाहौर बोर्ड के एग्जामिनर की तरह नहीं है। हमने देखा होगा कि 1-2 साल पहले वो जो बीकॉम का पेपर था उसमें एक ही क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 था फॉर एग्जाम्पल, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 था, एग्जैक्टली 100% वही क्वेश्चन, यानी किसी ने देखा ही नहीं कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। कितनी बड़ी गलती। हमारा एग्जामिनर ऐसा नहीं है, हमारा एग्जामिनर शॉर्प है, वो रिसर्च करता रहता है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं, वो उस टॉपिक को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। उसी तरह एग्जामिनर कभी भी 15-20 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो उस थ्योरी के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज है वो 2 नंबर के साथ पूछ लेगा। टेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट है। देखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट को ये पहले दिन ये बात समझा देता हूं, वैसे तो और भी लोगों से आपने बात समझी होगी। हम लोग जो हैं एमबीए की अर्निंग में, मंथली अर्निंग में और चार्टर्ड अकाउंटेंट की मंथली अर्निंग अगर एवरेज बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो रफली 8-10 गुना ज्यादा का फर्क है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अब हम अगर अर्निंग ज्यादा कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस किस, अब देखिए अगर आप कास्ट का भी कंपैरिजन करें तो एमबीए करने के लिए आजकल किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए करें, उसमें आपके ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी सीए की निस्बत। लेकिन देखिए कॉस्ट भी कम है, ठीक है, अर्निंग भी ज्यादा है, तो फिर डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस उस एफर्ट का होता है, कोशिश का होता है जो सीए का स्टूडेंट इनपुट दे रहा होता है। और हमारा प्रोफेशन हमें सिखाता है मेहनत करना, ठीक है। आप एक एक दिन में 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करते हैं और वो काम करते हैं जो दूसरे लोग 1 महीने में करेंगे कंप्लीट किसी टास्क को, हम लोगों को वही टास्क जो है वो 2-3 दिन में कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। और हमारी ट्रेनिंग ऐसे करवाई जाती है कि हम इस काबिल हों कि इस तरह के टास्क को मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर सकें। तो ये जहन में रखिएगा कि जो एफए बीए वगैरह में इकोनॉमिक्स होती है वो, और जो हमारी सीए की इकोनॉमिक्स है, सिलेबस चाहे सेम होगा लेकिन इसकी टेस्टिंग में जमीन और आसमान का फर्क है। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देखिए, मुझे अगर फर्ज कीजिए मैं सीए में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। अब इसका मतलब यह 10 साल अगर आप किसी भी फील्ड में लगा दें तो आपको तो उसकी इची बिची का पता चल जाता क्या है। तो इसी तरह इसमें, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आपने यही सब्जेक्ट एसीसीए वालों को पढ़ाना है तो मैं कहूंगा मैं नहीं पढ़ा सकता। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जो है वो कसरे नफसी से काम ले रहा हूं, मैं वाकई नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि सीए की सिलेबस चाहे सेम होगा लेकिन आईकैप की टेस्टिंग चेकिंग में और एसीसीए वालों की टेस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। आईकैप, मुझे पता है कि आईकैप जब एक क्वेश्चन पूछेगा उसमें ये लफ्ज उसने देखना है, इसके नंबर देने, इसके नंबर नहीं देने। एसीसी वालों का मुझे नहीं पता। अब मुझे पता है आईकैप जब ये क्वेश्चन देगा तो 2 नंबर के साथ पूछता है, एसीसी वाले जब क्वेश्चन देंगे वो 10 नंबर के साथ पूछ लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो कंसेप्ट तो 2 नंबर के बाद खत्म हो जाना है, बाकी आगे क्या चलाना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस स्कीम से नहीं गुजरा हुआ, ठीक है, उस स्कीम से नहीं गुजरा। हमारे पंजाबी में एक कहावत होती है कि राह पे आ जाने या वहां पे आ जाने। इसका मतलब ये होता है कि जिस रास्ते से आप गुजर चुके हैं ना, वो जो किसी रास्ते से बंदा गुजर चुका है वही उस रास्ते के बारे में बेहतर जानता है। जो किसी फील्ड से रास्ते से नहीं गुजरा वो उसकी ऊंच नीच के बारे में नहीं जानता उतना, ठीक है। तो इसीलिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ, सिर्फ इस सब्जेक्ट के हवाले से नहीं बल्कि ओवरऑल स्कीम के हवाले से, कि हमारे प्रोफेशन में हर सब्जेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि इस सब्जेक्ट में कितने कंसेप्ट हैं और आगे चल के प्रैक्टिकली किस किस जगह पे अप्लाई होने हैं। अब जैसे शायद आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि आप ये जो जिस सब्जेक्ट को आसान, मतलब एक आम सा सब्जेक्ट समझ रहे हैं इस फेज पे, ये कैफ टू इकोनॉमिक्स, ये सीफैप लेवल पे जाके आपके सबसे मुश्किल सब्जेक्ट की बेस बनाता है। अब अगर यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी ना तो वहां पे जाके आपकी बेस स्ट्रांग होगी, आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पिक कर सकेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपकी बेस भी सीफैप लेवल पे, जब आप पहुंचे आपको यहाँ पे सीखे हुए कंसेप्ट वहां पे याद आए कि अच्छा ये चीज हमने थोड़ी सीखी थी। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं उसकी तैयारी करवाना शुरू करवा दूंगा, वो शायद 1-2% भी ना हो कंसेप्ट जो आप यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन बेस अच्छी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें, फर्ज कीजिए अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ,
ठीक है, वहां पे तो उनका टेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो हमारे लिए इररेलेवेंट है, ठीक है, वो तो टाइम वेस्ट है। यहाँ पे आई कैप आप खुद जब किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम उसके पास पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आई कैप यहाँ कितना डिटेल लेवल पे जाके एक कंसेप्ट पूछता है और सिर्फ 2-3 नंबर के साथ पूछ लेता है। वो चीज जो सबसे मुश्किल होगी वो पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए उसने आपको एक एवरेज प्रोफेशनल नहीं बनाना, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, आपने जाके आगे बिजनेस में जाके लीड करना है, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। वो डेफिनेटली आपकी आपसे एक्सपेक्टेशन भी उसकी यही है, वो यहीं से आपकी टेस्टिंग करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें हम और चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। फिर उसके बाद CFAP लेवल है, MSA लेवल है, तो वहाँ तक ये सारे जितने भी फेजेस हैं ऐसे गुजरते गुजरते एक आम कोई कोयला भी हो ना हमारे प्रोफेशन में आ जाए और वो सारे फेजेस से गुजरे, वो एंड तक हीरा बन चुका होता है। ये CA की ब्यूटी है। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि इकोनॉमिक्स को हमने इजी सब्जेक्ट नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैं अगर मुश्किल होता मैं आपको बता देता, ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपको मोटिवेट करने की या आपको रिलैक्स करने की, जो चीज़ जैसी है मैं कोशिश करूँगा वैसी आपके सामने रखूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी सब्जेक्ट है। लेकिन मसला ये है कि आप भी इसको इजी ले लेते हैं कि बस कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो ना पढ़ा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको हर रोज़ 1.5 घंटे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डेली क्लास में आते हैं, तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ कवर कर लेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दुनिया की आप बेहतरीन किताब भी ले लीजिए, वो भी टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। और टीचर चाहे सबसे फारिग क्यों ना हो, मे भी कोई स्टूडेंट समझ यार कोई फारिग टीचर आ गया किसी लेक्चर में, बाज़-औक़ात ऐसा होता है लेक्चर नहीं समझ में आ रहा होता, तो जहन में रखिएगा कि अगर दुनिया का फारिग तरीन टीचर है उससे क्लास में पढ़ना बेहतर है कि आप घर में बैठ के खुद से किताबें देख रहे हो, क्योंकि टीचर को फिर भी अंदाज़ा है, और कुछ भी ना सही वो आपको ये तो बता देगा कि ये चीज़ सिलेबस में है, ये चीज़ सिलेबस में नहीं, और ये चीज़ इस तरह टेस्ट होनी है, ठीक है। इससे आपकी ट्यूनिंग हो जाती है, डायरेक्शन सेट हो जाती है, खुद अपनी मेहनत करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको ये बताना ज़रूरी था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है कि आई कैप ने आपका पेपर चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, किस चीज़ को देख के नंबर देगा, किस चीज़ को देख के नंबर काटेगा, क्योंकि वो खुद उस फील्ड से गुजरा हुआ है, खुद उस फेज से गुजरा हुआ है। फिर इसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एग्जाम स्ट्रक्चर हमारा पेपर कैसा होगा, देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ये 2 हिस्से होंगे इसमें इकोनॉमिक्स के। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑफिशियली हमारा टाइटल है। 2 हिस्से होंगे, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को कहते हैं मैक्रो। दोनों में फर्क क्या है मैं इस तरफ अभी नहीं जा रहा। 2 हिस्से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, या यूं कह लीजिए हमारे 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पार्ट बी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का। पार्ट ए के 50 मार्क्स, पार्ट बी के 50 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 हिस्से होंगे पेपर के। एक में होंगे प्रोबेबली 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस, और इन 4 क्वेश्चंस के एग्रीगेट मार्क्स होंगे 35। ये हमारे डिफरेंट टॉपिक से उसने छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे, और ये 4 क्वेश्चन में ये नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का 10 नंबर का, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 उसके आगे 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 सब पार्ट्स हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 4 सब पार्ट्स हो, ठीक है। वो आई कैप की मर्जी है, जिस तरह मर्जी क्वेश्चन बनाए। 4 क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग सब पार्ट, और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, एक क्वेश्चन होगा प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 5, वो 15 मार्क्स का होगा। भाई इसमें क्या खास बात है, इसको लैदा क्यों किया? ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ये आई कैप ने रखा किस लिए? इंटरेस्टिंगली सिलेक्टिव स्टडी ना कर सके शो। इसका मतलब है आई कैप किसी भी कंसेप्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है,
इसकी वजह से आई कैप को फायदा क्या हुआ वो पता है कि भाई मैं देखें यहाँ पे आई कैप फर्ज कीजिए हमारे सिलेबस में 5 अगर चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट हैं। आई कैप बहुत ज्यादा कंसेप्ट टेस्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने 12 कंसेप्ट टेस्ट कर लेगा। 4 क्वेश्चन बनाने हैं उसने, हर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स भी हों, ज्यादा से ज्यादा 12 कंसेप्ट टेस्ट करेगा, हालांकि उसमें 100 के करीब कंसेप्ट होंगे। लेकिन फिर आई कैप यहाँ पे कसर पूरी करता है कि जो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट, वो फिर एमसीक्यूज में मार खाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि सिलेक्टिव स्टडी ना करें। एमसीक्यूज में 12-13 नंबर, जो 2 नंबर कंफर्म में आपको नहीं मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ हर अटेम्प्ट में 2 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ पता नहीं चलता कहाँ से पूछे हैं, बनाते वक्त उसके जहन में क्या था। तो बाज़ का तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको अटेम्प्ट करने के लिए 5-7 मिनट लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो 2 नंबर का मार्जिन, हाँ, लेकिन 12-13 नंबर एवरेज स्टूडेंट जिसने सारा पढ़ा हो, एवरेज बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की बात नहीं कर, एवरेज स्टूडेंट जिसने सारा सिलेबस पढ़ा हो 12 मार्क्स आसानी से ले सकता है। इसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक्सेप्शन है पूरे सीए की। पूरे सीए में आपको कहीं पे भी चॉइस नहीं मिलती, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने सारे के सारे करने हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें चॉइस मिल जाती है। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। टोटल पेपर होगा 70 मार्क्स का। अटेम्प्ट कितने का करना है? 50 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे भी अगेन 7 क्वेश्चन, तो इसका ये पता नहीं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 इस तरह होगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए बी सी, 7 पार्ट ए बी सी, ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता उसने क्यों चॉइस दी है, लेकिन बहरहाल हमारी फेवर में बात जाती है, हमें आम खाने से मतलब पेट गिनने से थोड़ी है, तो चॉइस है। इसका मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो सारा, जिम्मेदारी मेरी है सारा पढ़ाना, पढ़ेंगे तो सारा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आपको टॉपिक मुश्किल लगता है तो मैक्सिमम 2 चैप्टर स्किप कर सकते हैं आप, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कोशिश करें कि सारे तैयार करें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन किसी टॉपिक में डिफिकल्ट भी सेट कर लेता है। ये ना 2 हमने ऑप्शन पे छोड़े हो और 2 में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन टेस्ट कर लें, हम तो उधर रिस्क पे आ गए ना। तो कोशिश करनी है हमने कि सिलेक्टिव स्टडी फिर भी ना करें। ये पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है। पासिंग मार्क्स हमारे क्या होंगे? 50 मार्क्स, ठीक है। क्या पासिंग मार्क्स माइक्रो और मैक्रो में से अलग अलग लेना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। एग्रीगेट हमारे 50 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर या पेपर पैटर्न था जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया जी। 1 मिनट दीजिएगा। क्लास में जैसे में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो इसमें जी जी बताइए। आज हमारी फैमिली की क्लास होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कोई मैंने अंसारी साहब के साथ डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कोई नहीं, बाकी सारी क्लासेस हो रही है। मैंने कहा ठीक है, ये भी हो रही है। फॉर्म में गए हुए हैं वो तो यहाँ भी आ सकते हैं, नहीं करते तो घर तो जाएंगे ना, यहाँ भी आ सकते हैं। जी, तो एग्जाम स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर दिया, और जहन में रखिएगा इसमें प्रिपरेशन करते हुए आई कैप 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 5 मार्क्स इस रेंज में टेस्टिंग कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स के साथ क्वेश्चन टेस्ट नहीं करता आई कैप नॉर्मली, ठीक है। इक्का दुक्का केस में शायद कोई एक्सेप्शन आपको नजर आ जाए, वरना नॉर्मली जो करंट प्रैक्टिस है 2 3 4 5 मार्क्स इस तरह वो टेस्टिंग कर रहा होता है। अब मेथोडोलॉजी, हमने इस क्लास को कैसे लेके चलना। अब देखिए, हमने क्लास में लेक्चर डिलीवर किया, मैंने आपको समझ आ गया, ये काफ़ी नहीं है। टीचिंग जो है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये 1 वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है।
जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपकी तरफ से फीडबैक नहीं मिलेगा, मुझे वैल्यूएट नहीं मैं कर सकता कि मैं सही तरीके से पढ़ा रहा हूं कि नहीं, मैंने जो चीज़ आपको समझानी चाहिए थी वो आपको समझ आ गई कि नहीं, कि आप आई कैप के पॉइंट, आई कैप के स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं सिर्फ आके वर्बल लेक्चर देता रहूं और आप सुनते रहे, ये चीज़ें वैल्यूएट नहीं हो सकती। तो आई कैप के लेवल के मुताबिक प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि हम आई कैप के पास पेपर जो हैं उनको भी अटेम्प्ट करें, उनको भी साथ देखते रहें, ठीक है। और वो हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ पास पेपर की डिस्कशन हमारी होती रहे। इसमें आपकी तरफ से जो फीडबैक चाहिए होगा वो ये कि आप हमारे राइज में वीकली टेस्ट हुआ करते हैं, ठीक है। आपको जो डे एलोकेट किया होगा प्रोबेबली वो थर्सडे एलोकेट किया गया होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो हर जुमेरात को आपका वीकली टेस्ट हुआ करेगा तकरीबन 1 घंटे का। उसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आपने उनके रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात ऐसा था पढ़ के लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो जहन में चीज़ें नहीं आ रही होती कि कैसे इसको लिखा जाए। 2-3 लाइनें लिखने के बाद बस दिमाग माफ हो जाता है। तो एक हमने प्रैक्टिस करते रहना है कि हाथ हमारा चलता रहे एग्जाम में भी। इसके लिए वीकली रिटन टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। प्लस इसके अलावा आपको होम असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपको होम असाइनमेंट की शक्ल में दिए जाएंगे। उसमें जो तो क्वेश्चन आम से रूटीन नेचर के होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने सिर्फ रीड करना है। जो क्वेश्चन अच्छे हुए, टेक्निकल हुए, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हुई, तो वो मैं आपसे कहूँगा कि आपने इनको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको रिटन असाइनमेंट देते हुए मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि आपको डेली बेसिस पे 1.5 घंटे से ज़्यादा काम ना मिले कभी भी, ठीक है। क्योंकि आपने जो करंट लेक्चर है उसको भी पढ़ना है, प्रीवियसली अगर कुछ लेक्चर्स हैं उनको भी याद करना है, और फिर होम असाइनमेंट भी करने हैं। तो इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए मैं आपको होम असाइनमेंट दिया करूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने ज़रूरी है होम असाइनमेंट की फॉर्म में आपने प्रैक्टिस करने हैं। कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे वीकली टेस्ट की शक्ल में, ठीक है, और बाकी जो है वो हम क्लास में डिस्कशन करते रहेंगे। तो ये मेथोडोलॉजी होगी हमारी। वीकली टेस्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, होम असाइनमेंट्स में वो ज़रूर करनी है। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, ये अहम चीज़ है। स्टडी मटेरियल हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर, जिसमें से पेपर आना है। पेपर किस में से आना है? आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में से और क्वेश्चन बैंक में से जो क्वेश्चन हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पहले दिन आपके साथ शेयर करता हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको आई कैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक, इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं 100% सिखाऊं, 99% भी नहीं, 100% कंसेप्ट सिखाऊं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब हम जब आई कैप की बुक जो है उसको कवर करना है, तो आई कैप की बुक ज़ाहिर है पहली दफ़ा तो मैं पढ़ा नहीं रहा, इससे पहले भी आप शायद इकोनॉमिक्स पहली दफ़ा पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा पढ़ाई हुई है। तो आई कैप की बुक जो है क्वेश्चन बैंक समेत वो हमने कई दफ़ा पढ़ी हुई है। अब उस समय स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इश्यूज आते हैं। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी प्रोफेशनल के सामने रखेंगे वो कहेगा ये अच्छी लिखी हुई है किताब, और है भी अच्छी लिखी हुई किताब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होना और चीज़ होती है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होना और चीज़ होती है। प्रोफेशनल ने सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये किताब सही करेक्ट लिखी हुई है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी देखना है कि करेक्ट लिखी हुई है, क्या इजी भी लिखी हुई है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लैंग्वेज ऐसी है कि स्टूडेंट को सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा। और खासतौर पे हमारी, आपको पता है, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम होती है इंग्लिश। कुछ इंग्लिश के सादा से सेंटेंस लिखे हों वो तो समझ आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कोई आपका कसूर नहीं है, ये वाकई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज थोड़ी है। सादा इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हो हमें समझ आ जाएगी। बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर उनका कम्प्लेक्स होता है, उन्हें समझना मुश्किल होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बंदा डिक्शनरी लेके उनको ढूंढना शुरू कर देता है, कंसेप्ट उधर रह जाता है, मीनिंग हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो इतना टेक्निकल वर्ड भी नहीं होता, उसको आसानी के साथ किसी ईजी वर्ड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया होता। क्यों? क्योंकि अब देखें, जिस बंदे ने आपका मटेरियल बनाया वो तो कोई गोरा बैठा हुआ था, उसने उसकी वोकैबुलरी अच्छे थे, उसे वो लफ्ज़ आसान लगा। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वो लफ्ज़ मुश्किल है। तो यहाँ पे किताब में कोई इशू नहीं आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में टेक्निकली, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम आते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये आती है कि समटाइम वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये डिफिकल्ट होते हैं,
और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में उसने जो कंसेप्ट तो समझाया ही हुआ है, उसके साथ साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अब जब फर्स्ट टाइम आप किताब पढ़ रहे हो ना, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, भाई जहां नया कंसेप्ट आया उसने एग्जांपल फिट कर दी, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। लेकिन जब आखिरी दिनों में रिवीजन करने बैठते हैं ना, यही अच्छी चीज आपके लिए मसला बन जाती है। आप कहते हैं यार टाइम कम है, मैंने याद करना है, अब इस पूरे सफ़े में कौन सी वो 8-10 लाइनें जो मैंने याद करनी है और कौन सी 20-25 लाइनें जो मैंने छोड़नी है, नहीं पता चल रहा। फिर आप टीचर से फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट करके, सर इस सफ़े पे ये चीज़ याद करनी है, ये चीज़ याद करनी है कि नहीं करनी। तो स्टूडेंट के लिए डिफ्रेंशिएट करना है कि एक पूरे सफ़े पे हमारा कंसेप्ट भी डिस्कस हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, कौन सी चीज़ मैंने याद करनी है, कौन सी छोड़नी है, मुश्किल होता है। ठीक है, टीचर को तो अंदाजा होता है ना। क्यों अंदाजा होता है? क्योंकि पास पेपर में वो देख चुका होता है चीजें, उसे पता है एग्जामिनर ने कौन सा क्वेश्चन सेट करना है, अगर इस एरिया में से सेट किया तो हमने क्या किया, जहन में रखिए, हमने आई कैप का स्टडी टेक्स्ट सामने लिए रखा, उस स्टडी टेक्स्ट में से कंसेप्ट उठाए, एक्सप्लेनेशन छोड़ दी। क्या किया? कंसेप्ट उठाए, एक्सप्लेनेशन छोड़ दी। क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्यों छोड़ी? एग्जाम में टेस्ट नहीं होनी, वो याद नहीं करनी। एक्सप्लेनेशन की छोड़ी? एग्जाम में टेस्ट नहीं होनी और वो हमने याद भी नहीं करनी। तो हमने कहा स्टूडेंट को याद करने वाला मटेरियल जो है वो अलहदा करके दे दे, ताकि स्टूडेंट को ये टेंशन ना हो कौन सी चीज़ याद करनी है, कौन सी छोड़नी है। जो याद करने वाली है वो सारी चीज़ इकट्ठी कर दी, जो छोड़ने वाली थी सारी चीज़ अलहदा कर दी। ये बात समझ आ गई? क्या किया उसके बाद फिर जो पास पेपर्स हैं आई कैप के इस सब्जेक्ट के, उनको उठाया, टॉपिक वाइज क्लासिफाई किया। आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन उठाए, टॉपिक वाइज क्लासिफाई किए और फिर उन्हें उस बुक के साथ ऐड कर दिया गया। उन बुक के साथ, उन कंसेप्ट्स के साथ ऐड कर दिया गया, ताकि स्टूडेंट जैसे ही कोई कंसेप्ट पढ़े उसे फौरन पता चल जाए कि इस कंसेप्ट को एग्जाम में वो कैसे टेस्ट किया करता है, क्या मेरी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक, अच्छा, इसमें जहन में रखिएगा हमने आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूड करने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि कुछ टॉपिक्स में आई कैप के क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं देते। किसी टॉपिक में तो आपको आई कैप के क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, किसी क्वेश्चन में जरूरत से कम है। तो जहां पे जरूरत से कम है वहां पे हमने फिर दूसरे पास्ट पेपर्स उठाए, आई कैप के जो दूसरे पास्ट पेपर्स थे उनमें से क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड कर दिए, ताकि हमारे स्टूडेंट की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। क्लियर हो गई ये बात? तो फिर हमने जो मटेरियल, जो राइज की बुक जो है वो पब्लिश की, स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हम तैयारी यूज उसको करेंगे क्लास में। लेकिन ये बात आपके जहन में ना आए कि पेपर तो आई कैप की किताब में से आना है, तो हम पढ़ राइज की किताब रहे हैं। ये बात है, क्यों ना आए? क्योंकि देखिए आप पढ़ राइज की बुक में से, लेकिन राइज की बुक में जो भी कंसेप्ट है वो कहां से आए हैं? आई कैप की बुक से। हम घर से लेके थोड़ी आए हम कि वो कोई लहदा से चीज आ गई। ठीक है, तो आई कैप की बुक से ही हमने निकाले। हाँ, एक मसला रह जाता है एक्सप्लेनेशन वाला। एक्सप्लेनेशन जो है, याद रखे, वो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट लर्निंग के लिए जरूरी होती है, लेकिन वो हम साइड पे कर चुके हैं। उसका क्या करना है? देखिए, उसके लिए हमारा लेक्चर होता है। एक्सप्लेनेशन का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको मेन कंसेप्ट समझाना है। एक दफा मेन कंसेप्ट समझ आ जाए उसके बाद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे हमारा लेक्चर जो है ये कैसे चलेगा, डेली बेस पे मैं आया करूंगा क्लास में और डिसाइड किया करूंगा कि आज मैंने कितने कंसेप्ट समझाने हैं, 2, 3, 4, जितने भी कंसेप्ट समझाने हैं। मैं भी एक कंसेप्ट ही समझाना हूं, सिर्फ यहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा और उस कंसेप्ट को फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर फॉर एग्जांपल 3 कंसेप्ट आज मैंने सिखाना है, पहला कंसेप्ट डिस्कस, इसी तरह जैसे अभी डिस्कशन हो रही है हमारी, इसी तरह डिस्कशन होगी। इस डिस्कशन के दौरान में वो एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल जो आई कैप की बुक में है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल की भी जरूरत पड़ी, रियल लाइफ एग्जाम्पल की भी जरूरत बाज़ औक़ात पड़ती है, तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। जब मेरी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ कंसेप्ट समझ आ गया है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रीडिंग टाइम दूंगा कि ये मैंने जो आपके साथ चीजें शेयर की हैं, अब आप उनको रीड कर लीजिए। आप वो नोट्स में से रीड करेंगे। अब देखें,
अब रीड करते हुए अगर आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया, रीड करते हुए आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल, वो इलस्ट्रेशन जो आई कैप ने अपने स्टडी टेक्स्ट में दी है, हम वर्बली डिस्कस कर चुके होंगे। उनमें से कोई चीज आपको अच्छी लगे एग्जाम्पल, तो खुद से साइड पे आप लिख सकते हैं उस एग्जाम्पल को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मकसद क्या है, कंसेप्ट समझाना। कंसेप्ट अगर समझ आ गया, फिर आपको सिर्फ वही मटेरियल की जरूरत है जो आपने याद करना है, जो एग्जाम में टेस्ट होगा। रीडिंग टाइम में आपने उस कंसेप्ट को पढ़ना है, साथ ही पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, देखने के लिए, सेल्फ वैल्यूएशन के लिए। रीडिंग टाइम के एंड पे फिर मैं आपसे कहूंगा कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। याद रखिएगा कि लेक्चर के दौरान में और रीडिंग टाइम के दौरान में आपको क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि अगर लेक्चर डिलीवरी के दौरान में आप मुझे रोक के क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे टेम्पो ऑफ लेक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन जो है, देखिए आप मतलब फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन है, लेकिन हर अच्छे टीचर को अंदाजा होता है, पहले से पता होता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट पहली क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन उसे अंदाजा होगा कि वो जो मैंने 2 महीने बाद चैप्टर या कंसेप्ट पढ़ाना है, उसमें किस जगह पे आके स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी और क्या क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं। इवन वो वर्ड्स जिनका मतलब स्टूडेंट पूछते हैं वो भी टीचर को पता होता है, अंदाजा होता है उसका। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले से अपने लेक्चर्स में बिल्ड किया होता है उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जो आप लोगों के जहनों में आ रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होगा कि आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आंसर उसका नहीं मिलता, रीडिंग टाइम में भी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो जब रीडिंग टाइम खत्म हो जाएगा, आगे चलने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से पूछा करूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। उस पॉइंट पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जितने भी 1, 2, 8, 10, 12, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन हैं, आप 1 बाय 1 पूछिए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चन को आंसर करके फिर आगे जाऊंगा। तो क्लियर हुआ लेक्चर कैसे चलना। तो आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज आपने क्या सीखी? सबसे अहम चीज सीखी, इकोनॉमिक्स जो है वो अकाउंटिंग से कम अहम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स पास करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज, डेली क्लास में आना है, छुट्टी नहीं करने। दूसरी चीज, हर रोज घर जाके 1.5 घंटा पढ़ना है। और तीसरी चीज, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गई बात? एक चीज एंड पे, हर सब्जेक्ट का एक सक्सेस फैक्टर होता है। जैसे काउंटिंग है, काउंटिंग में अगर आप पास होना चाहते हैं, उसका सक्सेस फैक्टर क्या है कि आप लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट हो, ठीक है, कैलकुलेटर पे आपका हाथ चलता हो। लॉ में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, उसमें क्या चीज जरूरी है पास होने के लिए कि लीगल प्रोविजंस जो हैं वो आपको पता हो, आप लीगल प्रोविजंस को प्रोड्यूस कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक फैक्टर है। इकोनॉमिक्स में सक्सेस फैक्टर क्या है कि आपको डायग्राम्स बनानी आती हो। इकोनॉमिक्स में तकरीबन हर क्वेश्चन, ठीक है, 100% तो नहीं, लेकिन समझ लीजिए 80% क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स बनती हैं। और आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स में सबसे ज्यादा वो जो एरर्स आइडेंटिफाई कर रहा है वो यही कह रहा है कि स्टूडेंट डायग्राम को सही ड्रॉ नहीं करते। इसलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब तक आपने किसी कंसेप्ट की डायग्राम नहीं सीखी सही, तो आप लोगों ने वो कंसेप्ट भी नहीं सीखा। और जिस दिन आपने इकोनॉमिक्स में, जब तक पास नहीं होता, जिस दिन इकोनॉमिक्स में आपने डायग्राम ना बनाई, उस दिन आपने इकोनॉमिक्स में कोई काम नहीं किया, ठीक है, वो समझिए आपका दिन जाया हो गया। तो इकोनॉमिक्स में सक्सेस फैक्टर क्या है हमारा? डायग्राम्स, और डायग्राम सही वाली डायग्राम, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, कंसेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ में हम डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे बनाना है और आई कैप क्या एरर्स आइडेंटिफाई कर रहा है जी। तो यहाँ तक तो डिस्कशन थी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। चलिए, मेहरबानी भैया आप। ये आपको और ये कुछ बातें मैंने डिस्कस की है, इसके अलावा कुछ और एडिशनल बातें हैं, ये रिटर्न फॉर्म में आपके साथ शेयर की जा रही हैं। आज के लेक्चर में आपने आज घर जाके जो इकोनॉमिक्स में आपने काम करना है वो ये कि सिर्फ इन पेजेस को पढ़ लीजिए। इन पेजेस में जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्री नहीं करते तो
फिर माइंड चेंज कर लीजिए और एग्री कर लीजिए इनको, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं। चलिए आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी। आज कोई टेक्निकल कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं करना। वैसे तो ऑफिशियली हमारी क्लास का टाइम जो है वो भी है तकरीबन 10 मिनट, लेकिन पहली क्लास ओरिएंटेशन क्लास है, इसलिए इसको यहाँ पे एंड कर दें। जी आज का लेक्चर है था।